नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में एक बार फिर हम दोनों की ओर से बहुत बहुत स्वागत। बिल्कुल। और स्वागत करते ही जी हाँ, स्वागत करते हैं और चाहते हैं आपको बताएं कुछ खास और क्या-क्या कुछ खास है हमारे आज के कार्यक्रम में। तो जानते हैं और क्या-क्या कुछ खास है आज के कार्यक्रम में हमारे साथ। खास तो बहुत कुछ है, लेकिन हम पहले नहीं बताएंगे क्योंकि पहले हम जानते हैं कृषि समाचार के विषय में। उसके अंतर्गत जानेंगे कृषि जगत की तमाम खबरों के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और मंडी भाव, है ना। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं जया। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। किसानों की निजी भूमि पर होगा सेडनेट ट्यूबलर हाउस का निर्माण। झींगे की आगात खेती के लिए लगाएं सतपुतिया और पूसा नस्लदार। समेकित कृषि प्रणाली में है अच्छी आमदनी की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। कृषि एवं गन्ना विकास विभाग और उद्यान निदेशालय झारखंड सरकार द्वारा सब्जियों की संरक्षित खेती के लिए कृषकों की निजी भूमि पर सेडनेट ट्यूबलर हाउस निर्माण योजना चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना क्षेत्र में प्रथम चरण में राज्य के 6 जिले रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां शामिल हैं। उद्यान निदेशालय झारखंड द्वारा सब्जियों की संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत पहले चरण में जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजन क्षेत्र के 6 जिलों को चुना गया है। इन जिलों के किसानों के निजी स्वामित्व वाले भूमि पर सेडनेट हाउस में संरक्षित खेती करने के लिए सेडनेट हाउस, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट, प्लास्टिक पानी टैंक और झरना जैसी सुविधाएं 50% अनुदान पर उपलब्ध कराई जाएगी। गुमला के पालकोट प्रखंड के अंतर्गत डहूपानी पंचायत में चली इरिगेशनल विधि से सिंचाई और पेयजल के लिए जल प्रबंधन किया जा रहा है। गांव के लोगों ने पहाड़ के एक जल स्रोत से बहते हुए पानी को बांध बनाकर रोका और उसे पाइप के द्वारा खेतों तक सिंचाई के लिए लाया और पीने के लिए जल मीनार की टंकी तक पहुंचाया। आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि जगत से जुड़ी कुछ खास गतिविधियों पर। 15 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी एवं श्री शरद पवार कृषि मंत्री, भारत सरकार के हाथों कृषि कर्मण पुरस्कार श्री अरुण कुमार सिंह प्रधान सचिव कृषि एवं गन्ना विकास विभाग झारखंड ने ग्रहण किया। इसके साथ ही दलहन के क्षेत्र में झारखंड राज्य से उत्कृष्ट प्रदर्शन एवं अभिवन कृषि कार्य के लिए श्रीमती सीमू सरदार प्रखंड पोटका जिला पूर्वी सिंहभूम एवं श्री दामोदर चौधरी प्रखंड नवा बाजार जिला पलामू को पुरस्कार दिया गया। झारखंड को यह पुरस्कार वर्ष 2011-12 में दलहन उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। पुरस्कार के तहत प्रशस्ति पत्र के साथ साथ 1 करोड़ रुपए की राशि और किसानों को 1-1 लाख रुपए प्रदान किए गए। खेतीबाड़ी से अच्छी आमदनी प्राप्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है समेकित कृषि प्रणाली। फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, बत्तख पालन, वनोत्पादन और बागवानी खेती जैसे कार्यों का समन्वय करना ही समन्वित कृषि या समेकित कृषि प्रणाली कहलाता है। समेकित कृषि संपूर्ण कृषि है। इस पद्धति में न सिर्फ कमाई के ढेर सारे विकल्प हैं, बल्कि ये पर्यावरण संतुलन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, बत्तख पालन, जैविक खाद्य उत्पादन और जैविक खेती जैसे सभी कार्यों का एक दूसरे के साथ अनुनाश्रय संबंध है। जो आपकी खेत है तो उसमें जो हम समेकित कृषि के लिए जाते हैं तो इसमें हमारी अनाज वर्गीय फसलें रहती हैं, दलहनी, तिलहनी, आपके फल के, सब्जियों के, और साथ में जैसे कि पशुधन है, मछली पालन है, मुर्गी पालन है, वर्मी कंपोस्टिंग है। तो या फिर जैसे कि आप बाउंड्री पे चारा के लिए आप पेड़ लगा लें, या जैसे लाव उत्पादन के लिए आप अनुकूल जो है आप फ्लेमिंजिया की स्पीशीज वो आप लगा लें। तो इस तरीके से समेकित कृषि प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें कि आपको स्रोत के जो आय हैं वो खेती के संबंध से साथ साथ पशुधन से भी आपको आ रहे हैं, कंपोस्टिंग से भी आ रहे हैं। जो किसान सब्जी फसल झींगी की आगात खेती करना चाहते हैं वो जनवरी में बुआई का काम खत्म कर दें। झींगी के बेहतर उत्पादन के लिए पूसा नस्लदार, सतपुतिया और जयपुरी नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों वाले झींगी की उत्पादन क्षमता 80 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। झींगी की आगात खेती करने वाले किसान प्रति थाला 4-5 पोस्ट बीज सीधे बोएं। पौधे के बीच
1.5 से 2 मीटर की दूरी रखें और 5 से 7 दिन पर पटवन करते रहें। इन बुनियादी बातों का ख्याल रखते हुए अधिक उपज देने वाले झींगे के उन्नत प्रभेद लगाएं। पूसा नजदार, जयपुरी और सतपुतिया नामक उन्नत किस्में प्रति हेक्टेयर 80 से 120 क्विंटल उपज देने की क्षमता रखती है। इलेक्ट्रिक चेन शॉ, जिसे ट्री प्रूनर भी कहा जाता है, ये बिजली से चलने वाला यंत्र है। ये उपकरण बगीचों में लगे 8 से 10 साल के आयु वाले वृक्षों की टहनियों की कटाई छटाई का काम करता है। इसकी खासियत है कि किसान अपनी जरूरत के मुताबिक इसे लेकर पेड़ पर चढ़ सकते हैं और डाली काट सकते हैं। इलेक्ट्रिक चेन सॉ में डालियों को काटने के लिए आरीनुमा चेन लगा होता है। डालियों की मोटाई के अनुसार अलग अलग आकार के चेन का इस्तेमाल किया जाता है। कम मोटी डालियों के लिए 16 इंच वाला चेन और ज़्यादा मोटी डालियों के लिए 25 इंच का चेन इस्तेमाल किया जाता है। ये बिजली चालित यंत्र है और इसकी मदद से छोटे छोटे अवांछित पेड़ या बेकार सूखे पेड़ों की कटाई की जा सकती है। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां अनाज फसलों से ज्यादा सब्जी फसलों की खेती की जाती है। एक किसान ऐसे हैं जो अनाज और सब्जी फसलों के बीच समन्वय रखते हैं और दोनों फसलों से अच्छी आमदनी पाते हैं। चलिए आज मिलते हैं कैसे सफल किसान से जिन्हें पता है कि किस मौसम में किस फसल की कैसे खेती करनी है। ये अपने खेतीबाड़ी के काम में फसल चक्र का पूरा ख्याल रखते हैं। यही वजह है कि इनके खेतों की मिट्टी में भरपूर उर्वरता बनी रहती है और यही उर्वरता इनकी बेहतर उपज का राज है। हमको खेती में बहुत ही पसंद लगता है। खेती जैसा कोई और मेरा उपाय नहीं है, इसलिए मैं खेती ही करना चाहता हूँ। खेती से हमें बहुत फायदा मिलता है और मैं खेती बाड़ी से बहुत परिवार को अच्छा से चला रहा हूँ। आप लोग भी हमारा जैसा खेती बाड़ी कीजिए और खुशहाल रहिए। और अब एक नजर राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडौर रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1950 रुपये से 2100 रुपये, चावल मध्यम 2100 रुपये से 2250 रुपये, चावल उत्तम 2300 रुपये से 2500 रुपये, गेहूं 1500 रुपये से 1600 रुपये, चना 4950 रुपये से 5250 रुपये, दाल अरहर 6550 रुपये से 6900 रुपये, दाल मसूर 4350 रुपये से 4600 रुपये, दाल चना 5850 रुपये से 6150 रुपये, सरसों तेल 10100 रुपये से 10200 रुपये, चीनी 3650 रुपये से 3700 रुपये, आलू 625 रुपये से 725 रुपये और प्याज 1450 रुपये से 1600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। किसान भाइयों, इस कृषि समाचार के बाद आपका फिर से हम एक बार और स्वागत करते हैं। और जानकारियां अभी बतानी बाकी है, लेकिन यहाँ पर एक लेंगे छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर।
अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। तो किसान भाइयों, इस विराम के बाद आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं और बताना चाहेंगे आज क्या कुछ खास है हमारे कार्यक्रम में। आज खास एक बहुत अच्छी सी जानकारी है, वो है कि इस जाड़े के मौसम में किस तरह से हम अपने सूकरों की देखभाल करें, उसकी पूरी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, हमारे किसान भाई ये सूकर के बारे में परिपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करें, इसके लिए हमारे साथ आज हैं डॉक्टर संत कुमार सिंह। ये हमें बताएंगे किस प्रकार इन सर्दियों के मौसम में हम सूकरों की देखभाल कर सकते हैं। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट देखते हैं ये अच्छी सी जानकारी। पशुपालक सुकर पालन से बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते जाड़े के दिनों में उनके स्वास्थ्य का बेहतर ख्याल रखा जाए, क्योंकि इस मौसम में सुकरों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे उनमें कई बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। तो जाड़े के समय हमारे किसान भाई जान लें कि सुकरों की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उसमें मुख्यतः 3 बीमारियां काफ़ी होती है। एक चर्म रोग की बीमारी, दूसरा है फुट एंड माउथ डिजीज और तीसरा है पिगलेटरिया। तो हमारे किसान भाइयों को इस 3 बीमारियों पर विशेष ध्यान देनी पड़ेगी, खास करके जाड़े के समय में। आमतौर पर जाड़े में त्वचा की नमी में कमी आ जाती है। यदि अधिक दिनों तक सुकरों की त्वचा शुष्क रहे तो अंतः परजीवी और बाह्य परजीवी दोनों आक्रमण कर देते हैं, जिससे सुकरों को चर्म रोग हो जाता है। पहले हमारे किसान भाई जान लें कि चर्म रोग होता क्यों है। इसके लिए देखिए 2 होता है, एक इक्टोपैरासाइट और इंडोपैरासाइट में आंतरिक परजीवी और वाह परजीवी। जो आंतरिक परजीवी होता है वो भी जो चमड़ा होता है उसको रफ कर देता है और जाड़े के दिन आपको मालूम होगा कि चमड़ा प्रायः रफ हो जाता है और जब रफ हो जाता है तो उसमें जो वाह परजीवी है इक्टोपैरासाइट, जिसमें मेंज है, ये माइट्स है, वो सब चमड़े में सट जाते हैं और सट करके उसमें बीमारी पैदा करने लगते हैं। तो इसलिए जब चमड़ा अब देखते मनुष्य में भी देखते हैं कि जो क्रीम बनता है जाड़े के लिए अलग बनता है, गर्मी के लिए अलग बनता है। तो जाड़े का जो क्रीम बनता है वो बनता है ऑयली बनता है कि चमड़ा माने ये शुष्क चमड़ा हो जाता है ये जाड़े के दिन में। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि उसके चमड़े को हमेशा कोशिश करे कि मुलायम रहे। तो वैसी स्थिति में क्या करना है कि हम लोग देहाती दवा बनाए हुए है ना, बहुत सा शोध किया गया और शोध से बहुत अच्छा पाया गया। उसमें करंज तेल जो कि बहुत आसानी से उपलब्ध है, 50 ml करंज तेल और 10 ml नीम का तेल, माने 100 ml हो गया। उसमें 10 ग्राम गंधक जो पीली मिट्टी कहते हैं और 10 ग्राम कपूर, जलाने वाला कपूर, इसको मिक्स कर दें। कभी कभी देखते हैं कि यहाँ पर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नीम का तेल नहीं मिलता है, तो जब नीम का तेल नहीं मिले तो उसको 100 ml इसका डाल दें आपको ये करंज तेल, इसको मिला दे अच्छी तरह से मिला करके और सूकर को साबुन से धो करके शरीर उसको जब सूखा हो जाए तो जिस तरह शरीर में मालिश करते हैं उस तरह से उसको 2 दिन 3 दिन अंतराल करके उसको यदि लगा देते हैं तो उससे चर्म रोग का बीमारी उसका कम हो जाता है। कभी कभी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इससे भी कम नहीं होता है, तो उसमें अंग्रेजी दवा भी होता है। तो उसमें आपको ये आइवरमेक्टिन, एक आइवरमेक्टिन दवा है। आइवरमेक्टिन की विशेषता ये है कि वो आंतरिक परजीवी और वाह परजीवी दोनों को मार देता है। जाड़े के दिनों में ही सुकरों को खुरहा चपका नामक बीमारी होती है। इससे बचने के लिए हर 6 महीने पर सुकरों को FMD का टीका दिलाते रहना चाहिए। देखिए सुकर ये जो FMD है भी बहुत खतरनाक बीमारी है और सुकरों में क्या गाय भैंस बकरी में भी होता है। FMD के किसान भाई उसका कहते हैं खुरहा चपका, फुट एंड माउथ डिजीज। हाँ, तो किसान भाई को कैसे पहचानेंगे, उसके पैर में घाव हो जाएगा और मुंह में घाव हो जाएगा। इसका ये वायरल के चलते होता है और यदि एक बार पकड़ लिया तो समझिए कि पूरे फार्म को आपको माने डैमेज कर देगा और बहुत किसान को परेशानी होती है। तो ये इसको किसान को इंतजार नहीं करना, बीमारी हो तो हमको ये करना है,
इसका टीका बाजारों में आसानी से उपलब्ध है। वो भी कोई शुगर का टीका अलग से नहीं आता है। बहुत किसान कंफ्यूज करते रहते हैं कि हमको एफएमडी का टीका मिल रहा है तो गाय वाला मिल रहा है, शुगर में नहीं देना है। लेकिन जो गाय वाला टीका है वहीं गाय में भी पड़ता है, शुगर में भी पड़ता है, बकरी में पड़ता है। तो हमारे जो भी किसान भाई शुगर पालन किए हुए हैं तो ये टीका बस दे दें। ये देखिए एफएमडी सालों भर होता है, लेकिन इसका होने का जो प्रकोप है जाड़े के दिन में ज़्यादा बढ़ जाता है। जाड़े में होता है ना कि इसकी इम्यूनिटी जो कम हो जाती है, तो ये जो एफएमडी वायरस है इसका जाड़े में फैलाव ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो एफएमडी का टीका है उस टीका को हर एक 6-6 महीना पर अवश्य मान देते हैं। इसको 1 से 2 ml, यदि छोटे सुअर हैं तो 1 ml, बड़े सुअर हैं तो 2 ml, और यदि उसी के बीच में तो अपना एडजस्ट कर लें। और चमड़े में मांस में देना। चमड़े में कभी कभी दवा में लिखा रहता है चमड़ा और मांस दोनों लिखा रहता है। चमड़े में कभी देने से क्या होता है ना, उसमें रिएक्शन होता है। तो इसलिए हमेशा किसान भाई ध्यान रखे कि इसको मांस में ही दे और इसको कभी मत भूले, क्योंकि ये जब एक बार बीमारी हो जाएगी तो ये तो वायरस अपना काम करके चला जाएगा, लेकिन जो उसको पैर में घाव हो जाएगा वो घाव ठीक करना बड़ी दिक्कत हो जाता है। खुरहा चपका रोग से सुकरों की जान भी जा सकती है। अगर सुकरों में ये रोग लग चुका है तो इसके उपचार के लिए कई दवाइयां उपलब्ध है, जिसे पशु विशेषज्ञ की सलाह पर अविलंब सुकरों को देना चाहिए। हाँ, तो उसके लिए हमारे किसान भाई को चाहिए कि देखिए जब शुगर ये एफएमडी की बीमारी होगी तो आपको लंगड़ाना शुरू कर देगा। एक जानवर लंगड़ा रहा है इसका मतलब उसको एफएमडी नहीं हुआ। समझिए कि बहुत जानवर लंगड़ाना शुरू किए तो जैसे ही आपको वो बीमारी फैल गया तो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पेनिसिलिन इसका प्रिपरेशन आता है। एक्चुअली स्ट्रेप्टोमाइसिन हम लोग वायरस को मारने के लिए देते हैं, बैक्टीरिया को मारने के लिए। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है उसको आपको बचाना है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन पेनिसिलिन का जो इंजेक्शन जो है उसमें आपको डैक्सीसिन है, इम्यूनोमाइसिन फोर्ट है, बाजारों में आसानी से उपलब्ध है, कोई महंगा दवा भी नहीं है। तो इसको 3 दिन लगातार दे देना है। तो इसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने से जो घाव होता है उसमें कमी हो जाएगी। दूसरी बात है कि वो जो खुर पर जो थोड़ा हमारा घाव हुआ है उसमें तारपीन का तेल या हेमेक्स मलहम कोई ऑइंटमेंट जो वहाँ पर लगाते रहेंगे तो मक्खी नहीं बैठे। क्योंकि उसमें क्या होता है जब मक्खी बैठती है तो वो अंडा देती है और फिर वो लार्वा में परिवर्तित होता है, वो इतना भीतर घुस जाता है कि जल्दी घाव ठीक ही नहीं होता है। तो हमारे किसान भाई को चाहिए कि उसको तारपीन का तेल लगाते रहे कि मक्खी नहीं बैठे, कमरा साफ सुथरा रखे और स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन का इंजेक्शन कम से कम 3 दिन, देखे कि नहीं हुआ तो 4 दिन 5 दिन में उसको दे करके करने से उससे हमारे किसान निजात पा सकते हैं। सुकर पालक पशु विशेषज्ञ की सलाह पर अमल करके निश्चित रूप से जाड़े के दिनों में अपने सुकरों का बेहतर देखभाल कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्वास्थ्य और पुष्ट शुकर ही बेहतर सुकर पालन का आधार है। तो किसान भाइयों, आपने जाना इतनी महत्वपूर्ण जानकारी कि किस प्रकार सर्दी के मौसम में सूकरों की देखभाल की जा सकती है, और आगे हम देखने वाले कई और ऐसी ही सारी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना था आपसे। हाँ, पूछिए। कि अभी जो मंडी में जो सब्जियां देखने को मिल रही है जैसे कि बैगन उसमें ना बिल्कुल कीड़े लग जा रहे हैं। कीड़े लग जाते हैं। मैंने घर पे लाया और जब मैंने सब्जी बनाने के लिए उसे काटा तो देखा कि उसमें बहुत कीट लगे हुए। मुझे अब आपसे ये जानकारी चाहिए कि हमारे किसान मित्र आखिर क्या करे जो कीड़े बैगनों को बर्बाद ना कर सके। भाई इसके लिए तो हमें अपने विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा। हमारे आज के विशेषज्ञ हैं जो कि बताएंगे बैगनों में लगने वाले जितने कीड़े होते हैं उनका प्रबंधन वो किस प्रकार कर सकते हैं। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनका नाम है डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद। तो आइए डॉक्टर हरेंद्र प्रसाद से लेते हैं ये जानकारी। कीड़ों का प्रकोप किसी भी फसल को चौपट कर देता है। बैगन की खेती कर रहे किसान अपने फसल से बेहतर उपज पाने के लिए सबसे पहले कीट प्रबंधन का पुख्ता इंतजाम रखें। बैगन में लगने वाला एक कीड़ा है शीर्ष एवं फल छेदक। इसके रोकथाम के लिए अविलंब उपचार बहुत जरूरी है। इस समय हर जगह बैगन की खेती किसान लोग लगाए हुए हैं और बैगन में सबसे जो प्रमुख कीट है उसका नाम है शीर्ष एवं फल छेदक। यह शीर्ष एवं फल छेदक प्रारंभिक अवस्था में जब तक फल नहीं बनता है तो बैगन के कोमल टहनियों जो बढ़ने वाली टहनी होती है उसमें प्रवेश कर जाता है और उसके अंदर गुद्दे को खाना शुरू करता है, जिसके कारण वो टहनी नीचे लटक जाती है। लेकिन जैसे ही बैगन का फल बनना प्रारंभ हो जाता है, ये जो बैगन का शीर्ष एवं फल छेदक का जो पिल्लू है वो बैगन के फल में अंदर प्रवेश कर जाता है और अंदर जाकर के उसके गुद्दे को नुकसान करता है और खाते रहता है, जिसके कारण बाजार भाव में भारी कमी आती है, उपज में भी भारी कमी आती है। और इसका निदान करने के लिए रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे प्रोफेनोफोस करीब 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर या ट्राइजोफोस
ट्राइजोफॉस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी मात्रा 1 लीटर पानी में 1.5 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और जितना लीटर पानी में घोल बनाते हैं उतना लीटर उसमें सर्फ का पाउडर मिला देते, उतना ग्राम। तो ये दवा का एक्शन और अधिक बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही फल बनना प्रारंभ होता है किसान भाई, तो कोशिश करें कि जैविक कीटनाशक का प्रयोग करें। जैसे जैविक कीटनाशक है नीम से बना हुआ दवा, नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आप घर में भी बना सकते हैं, या अगर घर में नहीं है आपके पास नीम का बीज, तो बाज़ार में जो भी नीम से बना हुआ कीटनाशक मिलता है, जैसे अचूक है, निम्बेसिडिन है, निमेरिन है, नीम गोल्ड है या वेनगार्ड है, जो भी बाज़ार में नीम से बना हुआ दवा मिलता है, उसको 1 लीटर पानी में 5 मिलीलीटर का घोल बनावें और उसका छिड़काव करें। तो ये भी जैविक है, क्योंकि हम फल बनने के समय जैविक कीटनाशक का जब छिड़काव करते हैं तो जहर इसमें नहीं है, ये सुरक्षित दवा है। और एक चीज़ और जैविक कीटनाशक है जो हम लोग बाज़ार में हाल्ट के नाम से मिलता है, हाल्ट या डेल्फिन या बायोलेब। तो इसका आप व्यवहार कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप दोपहर के बाद छिड़काव करते हैं, तो ये भी जो है इस कीड़े के लिए अच्छा काम करता है। मधुआ, लाही और सफेद मक्खी जैसे कीड़े बैगन में लगने वाले रस चूसक कीट हैं, जो पौधों की टहनियों और पत्तियों पर आक्रमण करते हैं और फलन में भारी कमी ला देते हैं। इन कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड और नीम निर्मित दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए। ये मधुआ हो या लाही हो या सफेद मक्खी हो, बैगन के पत्तियों के निचले सतह में ये मौजूद होता है। जैसे अंडा से बच्चा निकला तो वहाँ मौजूद रहता है और पत्तियों का रस चूसते रहता है। मधुआ का अगर रस चूसेगा तो प्रारंभिक अवस्था में पत्तियाँ पीली हो जाती है, बाद में लाल भूरा जैसा हो जाता है, जैसे लगता है कि पत्तियाँ झामा ईंटा जैसा हो जाता है, वैसा सूख जाता है। और लाही का प्रकोप भी है, पत्तियों जो कोमल पत्तियाँ हैं या टहनियाँ हैं ना, या फिर आप देख ऐसा भी है कभी कभी फल पर भी लाही का प्रकोप हो जाता है। तो इसका रस चूसने के कारण चाहे आपका लाही चूस रहा हो या मधुआ चूस रहा हो, पौधे कमज़ोर हो जाते हैं और फलन में भारी कमी आ जाती है। तो इन रस चूसने वाले कीड़ों से बचाव करने के लिए हम लोग या तो अगर नीम से बना हुआ दवा का प्रयोग करते हैं तो रस चूसने वाला कीट को भी हम लोग नियंत्रण करेंगे, और अगर रासायनिक करना हो तो रासायनिक में इमिडाक्लोप्रिड 10 लीटर पानी में 6 से 7 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और उसमें 10 लीटर पानी है तो 10 ग्राम सर्फ का घोल अच्छी तरह से मिला देते हैं। उसके बाद छिड़काव करेंगे तो ये लाही को मारेगा, मधुआ को मारेगा और सफ़ेद मक्खी को भी मारता है। अगर इमिडाक्लोप्रिड नहीं मिलता है और मिथाइल डिमेटोन अगर मिलता हो किसान भाई, तो मिथाइल डिमेटोन 10 लीटर पानी में 15 ml या 15 मिलीलीटर का घोल बना करके आप छिड़काव करेंगे तो ये जो रस चूसने वाला कीट है इसको आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। मकड़ी माइट या लाल मकड़ी पत्तियों के निचले हिस्से में जाला बनाकर रहता है। इस कीड़े के प्रकोप से पौधों में भोजन बनने की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। अब एक और भी मकड़ी माइट है, कीड़ा से हट करके है, लेकिन उसका भी प्रकोप बैगन के पत्तियों में अधिक होता है। पत्तियों के निचले सतह में ये मकड़ी माइट जो है एकदम जाला बना के रहता है और हल्का वो गुलाबी रंग का मतलब दिखाई पड़ता है। तो ये लाल मकड़ी माइट के द्वारा मतलब इसका नुकसान मतलब पत्तियों का नुकसान होता है, पत्तियों का रंग बदल जाता है और भोजन बनाने की शक्ति कम हो जाती है। तो इसके लिए हम लोग अलग दवा देते हैं। अलग दवा का नाम है जैसे आपका डाइकोफोल करीब 1 लीटर पानी में 2.5 मिलीलीटर, या एमाइट, आजकल एक नई दवा आ रहा है एमाइट जो है उसकी मात्रा 1 लीटर पानी में करीब 2 मिलीलीटर का घोल बनाते हैं और छिड़काव करते हैं। तो ये जो
लाल मकड़ी माइट का प्रकोप चाहे कोई भी फसल में हो, इसका इस्तेमाल करने से बहुत ही कारगर दवा है। इन सुझावों पर अमल करते हुए किसान भाई अगर अपने बैगन फसल पर लगातार निगरानी बनाए रखें तो बेशक बैगन फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं और बहुत अच्छी उपज पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस जानकारी के बाद अब बैगन में कीड़े नहीं लगेंगे। जी हाँ, और आपको अच्छे बैगन मिलेंगे आपके सब्जियों के लिए भी। बिल्कुल, लेकिन अब जाने का वक्त हो गया है। लेकिन जाने से पहले हम कुछ बताते हैं। बिल्कुल, जाने से पहले हम बताते हैं अपना पता। हम चाहते हैं हमारे पूरे किसान भाई हमें ढेर सारे पत्र लिखे और इनके जो पत्र हैं इनके द्वारा हमें अपने अगले अंक में कई सारी चीज़ें और जानकारी डालने का मौका मिलता है। तो लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।